आज मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत ही मशहूर अफसाना जो मैंने स्कूल में पांचवी या छठी जमात में पढ़ा था, पेश है आपके लिए। बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह माजो गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहेब सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेमुल बदल एक बूढ़ी बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो न था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने निसफ जायद जायदाद वकीलों की नज़र की। अब उनकी सालाना आमदनी 1,000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकुंठ था। उसने एक मुद्दत दराज की जानकुही के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बहादुर सिंह दोहरे बदन का सजीला नौजवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध नाश्ता कर जाता। श्रीकुंठ उससे बिल्कुल मुज्जात थे। इन ज़ाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेज़ी हरूफ BA पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरूफ ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त फुर्सत फुर्सत तिब के मुताले में सर्फ करते। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज़्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की खुशगवार पहम सदाएं सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वेदों से बहुत खत किताबत रहती थी। श्रीकुंठ इस अंग्रेज़ी डिग्री के बावजूद अंग्रेज़ी माशरत के बहुत मद्दाह न थे, बल्कि उसके बरक्स वो अक्सर बड़ी शद्दोमत से उसकी मजम्मत किया करते थे। इस वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोशो खरोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज़ कोई ना कोई रूप भरते। उन्हीं की ज़ात से गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म व रिवाज का उनसे ज़्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से कोई होगा। खुसूसन मुश्तरका ख़ानदान के वो ज़बरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुनबे के साथ मिलकर रहने में जो वहशत होती है, उसे वो मुल्क और कौम के लिए फाले बद ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से न देखती थीं। बाज़ शरीफजादियाँ तो उन्हें अपना दुश्मन समझती थीं। खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर ज़ोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुनबे के साथ निभा ना हो सके तो आए दिन की तकरार से ज़िंदगी तल्ख करने की बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे ख़ानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकादार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन, बहेलियाँ, शिकारी कुत्ते, बाज बहरी, शक्रे, जरे, फरोश, शीशा, आलात, ऑनररी मजिस्ट्रेटी और कर्ज का जो एक मुअज़्ज़ज़ ताल्लुकादार के लवाजिम हैं, वो उन सबसे बेबहरा थे। बेबहरा से बहरा दर थे यार, सॉरी, वो उन सबसे बहरा दर थे। भूप सिंह नाम था। फराख दिल हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुई और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज़्यादा ऊंचे ख़ानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। सॉरी, पहले जोश में तो 3 शादियां उन्होंने दिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हज़ार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज़्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पसो पेश में थे कि उसकी शादी कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े, और ना ही यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज़ श्रीकुंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौर तरीक पर रीझ गए। खींच तान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरियों की वो बचपन से आदी हो रही थी,
उनका यहाँ वजूद भी न था। हाथी घोड़ों का जिक्र कोई हाथी घोड़ों का जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहेली भी न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, मगर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, ज़मीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा किसानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने आप को इस कदर मानूस कर लिया, गोया उसने कभी ऐशो आराम देखे ही नहीं। एक रोज़ दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गियाँ लिए हुए आए और भावच से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतजर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज़्यादा ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत चोरी का सबक अच्छी तरह ना पड़ी थी, उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी ना था। बोले, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा सी बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावच की यह जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई कुम्हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच लें। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब तो जवान उजड़ ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा में हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई वो अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत मर्द की ज़ात से है। उसे शौहर की ताकत और मर्द की हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकुंठ हर रविवार को अपने मकान आया करते थे। जुमेरात का यह वाक़या था। 2 दिन तक आनंदी ने कुछ खाया ना पिया, उनकी राह देखती रही। आखिर जब वो शाम के वक्त आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की व माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे और सिलसिले तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इज़्तिराब के आलम में काटे और बाहर खाने का वक्त आ पहुंचा। पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा घर में समझा दीजिएगा कि ज़बान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कुम्हार नहीं हैं। श्रीकुंठ, आखिर क्या बात हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकुंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकुंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुंह झुलस दूं। श्रीकुंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज़ नहीं, मुझे खड़ाओं से मार कर यूं ना करता फिरता, बोटियाँ नुचवा लेती। उस पर तुम पूछते हो घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकुंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज़्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। बोली कि वहाँ इतना घी नाई कुम्हार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझ पर खड़ाऊँ फेंक मारी। अगर मैं हाथ से ना रोक लेती तो सर फट जाता। उससे पूछो मैंने जो कुछ कहा सच है या झूठ। श्रीकुंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक नौबत पहुँच गई? ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी। जैसे औरतों का कायदा है कि क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है
औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोकड़ का काम करते हैं। श्रीकुंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। ये और इसी के मारे के दूसरे जुमले जबान से निकालने के लिए श्रीकुंठ ने अपने कई हमजोलियों को बारहा आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो उसका मजाक उड़ाते और कहते तुम लोग बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का ये पुरजोश वकील अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निभा इस घर में ना होगा। नासे की जबान उसी वक्त चलती है जब तक वो इश्क करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश में आकर जब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बैनी और माधव सिंह घबराकर उठ बैठे और बोले क्यों? बैनी माधव सिंह घबराकर उठ बैठे और बोले क्यों श्रीकुंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरों का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ा हूं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तो मामूली होती है, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक तो जब्त कर सकता हूँ, मगर यह नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़ें और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिंह को जवाब न दे सके। श्रीकुंठ हमेशा उनका अदब किया करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इस तरह घर तबाह कर देती हैं, उनका मिजाज बहुत बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकुंठ इतना मैं जानता हूँ, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदा होने की आफत से बचाया है, मगर जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं कर सकता। आप यकीन मानिए मैं अपने ऊपर बहुत जबर कर रहा हूँ कि लाल बिहारी की गोशमाली नहीं करता। अब बेनी माधव सिंह भी गर्मा गए। ये कुफ्र ज़्यादा ना सुन के बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूको तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकुंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, औरत के पीछे? श्रीकुंठ, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बायस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा कुछ धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने के लिए तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वकू में आई है। इसी असना में कई और आदमी हुक्का और तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि श्रीकुंठ बीवी के पीछे बाप से आमादे जंग हैं तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफ़ैन की शिकवा आमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगीं। कुछ हासिद भी उस गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। श्रीकुंठ अपने बाप से दबता था, इसलिए वह खतावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी खता है। बेनी माधव सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो बिला उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हमाकत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें बराईं। हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीदें दिखाने के हेले से आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने यह फैसला किया कि उन्हें खुश ना होने दूंगा, चाहे अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यकायक लहजे तकरीर नरम करके बोले, बेटा मैं तुमसे बिल्कुल बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चीज़ चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झल्लाया हुआ ग्रेजुएट उस घात को न समझ सका। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दावपेश से वाकिफ न था। उस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहाँ तक उसकी निगाह ना पहुँची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ इस घर में नहीं रह सकता। बाप, बेटा तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उसने जो कुछ खता हुई उसे तुम बड़े होकर माफ़ कर दो। बेटा उसकी ये हरकत मैं हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूँगा। आपको अगर उससे ज़्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत भेजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूँगा। अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे चला जाए, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर खड़ा चुपचाप बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत ना होती थी कि श्रीकुंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पासो लिहाज न करता था।
श्रीकुंड को भी उसे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था। जब इलाहाबाद से आते तो ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने देवड़े से जवान को नाग पंचमी के दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटा दिए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे ज़रा भी गुस्सा ना आया, फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसका दिल हरदम धड़कता था कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया बुलाकर मुझे समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था, मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकुंठ अकेला बुलाकर उसे दो चार सख्त बातें कहते, बल्कि दो चार तमाचे भी लगा देते तो शायद उसे मलाल ना होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत रखता हूँ, लाल बिहारी से ना सहा गया। वो रोता हुआ घर में गया और कोठरी में जाकर अब कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझे कि वो रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने यह फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। वो अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो खता हुई उसे माफ़ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज़ भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकुंड भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गया उसके लिए उसके साय से परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबन नेक औरत थी और उसके ख्याल में भी न था कि मामला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुंझला रही थी कि ये इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि कहीं ये मुझे इलाहाबाद चलने को ना कहने लगें तो फिर मैं क्या करूँगी, ये ख्याल उसके चेहरे को जर्द किए हुए था। उसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे खता हुई हो है तो माफ़ करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज़्यादा कारगर कोई चीज़ नहीं है। श्रीकुंड को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकुंड, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो। मेरी जबान में आग लगे, मैंने कहाँ ये झगड़ा उठाया। श्रीकुंड, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि आ गई है, ऐसा ना हो कि कहीं चल दें। श्रीकुंड, ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भैया, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर की दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने घर से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि भैया का दिल मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में हरगिज़ न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में ज़रा भी मैल नहीं। अब श्रीकुंड का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी ना कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा जो सज़ा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल कर लूँगा। श्रीकुंड ने कांपती आवाज़ से कहा, लल्लू, इन बातों को भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो ऐसी बातों का मौका ना आएगा। बेदी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते हुए देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वाक़या सुना, इन अल्फाज में आनंदी की फैयाज़ी की दाद दी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।